नमस्कार, वी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पठानकोट में शिवसेना बाल ठाकरे के पंजाब प्रधान योगराज शर्मा के घर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी ने 2 दिन पहले उन पर अपनी बंदूक से गोलियां चला दी और लगातार उनके ऊपर 6 फायर कर दिए। पठानकोट में शिवसेना बाल ठाकरे के पंजाब प्रधान योगराज शर्मा के घर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी ने 2 दिन पहले उन पर अपनी बंदूक से गोलियां चला दी और लगातार उनके ऊपर 6 फायर कर दिए थे। अपनी सुरक्षा में तैनात जवान की ओर से की गई गोलीबारी में बाल बाल बच गए पंजाब प्रधान योगराज शर्मा। हमले के वक्त इस जवान ने शराब पी रखी थी। पंजाब प्रधान ने इस घटना की जानकारी एसएसपी पठानकोट आर.के. बख्शी को दी। उन्होंने आरोप लगाया कि सुरक्षा देने के 1 घंटे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने उस वक्त हमला करने वाले जवान को गिरफ्तार कर लिया था, पर उस जवान पर धारा 307 नहीं लगाई, जिस कारण उसे कोर्ट ने जमानत दे दी। पुलिस की इस घटिया कारगुजारी के कारण शिवसेना के वर्करों ने एसएसपी पठानकोट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उसका पुतला भी फूका। शिवसेना के पंजाब प्रधान पर गोलियां चलने पुलिस के जवान को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शिव सैनिकों का गुस्सा भड़क गया और इसी के चलते आज उन्होंने इकट्ठा होकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर जमकर विरोध किया। अपना विरोध जताने के लिए उन्होंने एसएसपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूका और हमला करने वाले जवान का साथ देने का आरोप भी लगाया। दस दिए कि बीते दिनी वीरवार की रात ਨੂੰ इस घर ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਗਾਰਡ ਨੇ पंजाब के प्रधान श्री योगराज शर्मा ते उन्हां दे पुत्र राहुल शर्मा ते गन तानी ते अपने फायर कड्डे एसएसपी आर.के. बख्शी नूं दित्ती गई। आर.के. बख्शी मौके ते नहीं पुज्या। दूसरे दिन 11:30 बजे ਉਹ घटना स्थान ते पुज्या गोंगलों तो मिट्टी झाड़न लई। शिवसेना पंजाब के प्रमुख योगराज शर्मा के उत्ते जिहड़ा कातलाना हमला होया, उन्होंने गार्ड द्वारा उन्होंने गन तान के उन्होंने मारन की धमकी तक दी है। योगराज शर्मा जी ने अपनी जान अपनी सूझबूझ ना बचाई है। जिहड़ी कि जिला पठानकोट की पुलिस है, एसएसपी साहब उन्होंने समेत सारा प्रशासन इहदे वास्ते जिम्मेवार है। जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी गई 1 घंटे के बाद पुलिस पहुंची है। पुलिस पहुंचने के बाद जो जुर्मदार ही उस बंदे नूं फड़ के थाने लैके गए ने। उन्होंने जो केस रजिस्टर्ड किया है वो ऐदा ही छोटियां दफा लाइया ने। जिहड़ी कि दफा बंदी है गन तानन दे, आम आदमी गन ताने ते 307 ला दिंदे ने। एक राज्य प्रमुख वीआईपी बंदे ते उहदे गार्ड ने गन तान के उन्होंने मारन की धमकी दी ते उन्होंने 307 नहीं लाई। जिहड़े कि बीते दिन उन्होंने दफा के मुताबिक उन्होंने जमानत भी हो गई है। ये पूरा प्रशासन पुलिस प्रशासन नाकाम हो गया है। जिला पठानकोट का कंट्रोल एसएसपी के बाहर है। असी मांग करने कि पठानकोट जिला के एसएसपी नूं तुरंत बदला जाए और उन्होंने थां ते नया एसएसपी लाया जाए। पठानकोट से हरदेव प्रिंस। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था में मदद करने वाले रेल वार्डनों से अब रेलवे पुलिस खास काम लेगी। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था में मदद करने वाले रेल वार्डनों ने अब रेलवे पुलिस में खास मदद करेगी। रेलवे पुलिस रेल वार्डन के साथ व्हाट्सएप के जरिए जुड़ेगी और जो भी दिक्कत या परेशानी स्टेशन या ट्रेनों में होगी उसे रेलवे पुलिस तुरंत दूर करने के लिए रेल वार्डन द्वारा दी जानकारी पर काम करेगी और उसे दूर करेगी। साथ साथ रेल वार्डन रेल पुलिस कर्मचारियों पर भी नजर रखेगी। जीआरपी के पास स्टाफ की कमी के चलते हमेशा सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन अब सुरक्षा से संबंधित दिक्कतों को दूर करने के लिए रेलवे पुलिस यह कदम उठाने जा रही है। रेलवे पुलिस रेल वार्डन के साथ मिलकर काम करेगी और एक्टिव रेल वार्डन्स को व्हाट्सएप पर साथ जोड़ेगी। जिस तरह से रेलवे पुलिस के कर्मचारी ड्यूटी के दौरान की तस्वीरें जानकारी अधिकारियों के साथ शेयर करते हैं, ठीक उसी तर्ज पर रेल वार्डन रेलवे पुलिस के साथ जुड़कर काम करेगी। रेलवे एसपी राकेश आर्य ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अंबाला, हिसार व फरीदाबाद वार्डन को साथ जोड़ा जाएगा, जो रेलवे पुलिस के साथ काम करेंगे और रेलवे पुलिस के कामकाज पर भी नजर रखेगी। जो पुलिस कर्मचारी गलत काम को बढ़ावा देगा या ड्यूटी में लापरवाही दिखाएगा तो उसकी जानकारी भी रेल वार्डन अधिकारियों से साझा करेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी एक अच्छी पहल रेलवे पुलिस के द्वारा पहले से ही है, यहाँ पे चल रहा है, बड़ा अच्छा काम उसमें हो रहा है रेल वार्डन्स के साथ मिल करके। तो उसको हम टेक्नोलॉजी, वो व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी आप सब लोगों को पता ही है, उसमें हम लोग रेल वार्डन्स का
जो डिवीज़न वाइज हमारी 3 डिवीज़न है, हिसार, अम्बाला, फरीदाबाद, डिवीज़न वाइज उनके हम ग्रुप्स बना रहे हैं। जो मोस्ट एक्टिव मेंबर्स हैं वो उसमें रहेंगे और उसमें न केवल हमारे साथ में मिलकर के, जो हमारे साथियों के साथ मिलकर के वो ड्यूटी करते हैं, चेकिंग करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं या फीडबैक देते हैं, वो करेंगे ही, बल्कि वो हमारा जो भी उस एरिया का है, जिस रेलवे स्टेशन का, उस प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो लोग ड्यूटी करने आते हैं, उस संबंध में हमें अपने साथी मुलाजिमों के बारे में भी बताएंगे कि भाई वहाँ पे क्या चीज़ और हो सकती है, अच्छी सजेशंस भी देंगे। कोई काम गलत यदि हो रहा है, कोई हमारे साथी मुलाजिमान का गलत व्यवहार है किसी तरह का, या कोई गलत एक्टिविटी को कोई बढ़ावा दे रहा है, किसी भी तरह की जो बात है, वो केवल हमारे लिए न केवल ड्यूटी में साथ में मिलकर के मल्टीप्लायर इफेक्ट हमें देंगे, बल्कि वो हमें एक फीडबैक का भी हमारे लिए काम करेंगे। क्योंकि जीआरपी के पुलिस स्टेशन और थाने चौकियाँ बहुत दूर दूर हैं, आप समझते हैं कि बहुत क्लोज सुपरविजन कई बार नहीं हो सकता, तो वो हमारी आई और ईयर्स बन करके भी हमारे साथ में चलेंगे, जिससे कि हम ज़्यादा इफ़ेक्टिव अपना काम कर सकें, इफ़ेक्टिव तरीके से, और ज़्यादा साफ़ सुथरा काम और सेवा हम लोगों को दे सकें। अम्बाला से रोजी बहल की रिपोर्ट। पंजाब के हालात दिन ब दिन नाजुक होते जा रहे हैं। सिख समुदाय का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के गुनहगार पकड़ने में न आने से पंजाब पेट्रोल टैंक बन गया है। पंजाब के हालात दिन ब दिन नाजुक होते जा रहे हैं। सिख समुदाय का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के गुनहगार पकड़ में न आने से पंजाब पेट्रोल टैंक बन गया है, जो एक तीली से ऐसा जलेगा कि इसका सेक कई सालों तक रहेगा। रोष मार्च में सिख औरतें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। वो जत्थेदारों के लिए चूड़ियां और दुपट्टे लेकर पहुंची और जत्थेदारों को संदेश देते हुए कहा कि अगर आप सिख कौम की अगवाही नहीं हो रही हो तो यह चूड़ियां पहनो और दुपट्टे ओढ़ लो। सिख संगत ने जयकारों की गूंज में अपना समर्थन जताया। वहीं एक आगू का दावा है कि संत समाज का एक मुखी और सरकार मिलकर तख्तों के जत्थेदारों को निकाल देगी और उनकी जगह अपने वफादार बिठाएगी। गुरदासपुर जिले के बंटाला में सतकर्तरिया गुरुद्वारे से सिख संगत हजारों की गिनती में रोष मार्च लेकर निकले, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें और नौजवान शामिल हुए। वाहेगुरु का जाप करते हुए शांतिमय रोष मार्च बंटाला के गांधी चौक में पहुंचा, जहां आगुओं ने अपने विचार प्रकट किए। उनका कहना है कि श्रोमणी अकाली दल के नेताओं और श्रोमणी प्रबंधक कमेटी के जत्थेदार और मेंबरों का बहिष्कार करें। दुकानदारों से अपील की कि वे दुकान खोले। आपका साथ इस संघर्ष को और मजबूत करेगा। वहीं सिख औरतों में सिख आगुओं के खिलाफ गुस्से का सैलाब था। हाथों में चूड़ियां और दुपट्टे जत्थेदारों को तोहफे में दे रही हैं। उनकी मांग की अगर जत्थेदार सिख कौम की अगुवाई सच्चे दिल से नहीं करते तो चूड़ियां पहनकर और दुपट्टे ओढ़कर बैठ जाने चाहिए। वहीं सिख आगुओं ने उन पर सब संतों, नेताओं, कमेटी मेंबर और जत्थेदारों का विरोध करने की अपील की और कहा कि सुखबीर बादल और दमदमी टकसाल के हरनाम सिंह धुमा की मीटिंग हो चुकी है, वे जल्द ही जत्थेदारों को बदल देंगे। और उन्होंने जत्थेदारों को अपील की कि जलील होने से अच्छा है कि इस्तीफा दे दे, क्योंकि जो काम उनको सरकार से लेना था वो ले लिया, अब वो किसी काम के नहीं है। गुरदासपुर से अवतार सिंह। पंजाब के बिगड़ते हालात को लेकर कांग्रेस भी चिंतित दिखाई दे रही है। अमृतसर के मेंबर पार्लियामेंट कप्तान अरमिंदर सिंह ने आज पंजाब सरकार की निंदा की। पंजाब के बिगड़ते हालात को लेकर कांग्रेस भी चिंतित दिखाई दे रही है। अमृतसर के मेंबर पार्लियामेंट कप्तान अरमिंदर सिंह ने आज पंजाब सरकार की निंदा की। उन्होंने कहा कि इस सारी घटनाओं के लिए बादल सरकार जिम्मेदार है और हिंसक प्रदर्शनों को रोकने के लिए पंजाब सरकार असमर्थ हुई है। पंजाब के हालात और बिगड़ रहे हैं। वहीं इस बीच अरमिंदर सिंह अपने कई नेताओं के साथ हरिमंदिर साहिब आए और उन्होंने वहीं मत्था टेका और पंजाब में शांति की अरदास की। साथ ही उनका कहना है कि आज जो कुछ पंजाब में हो रहा है उसके लिए बादल सरकार मुख्य तौर पर जिम्मेदार है और आज उनके साथ हिंदू और सिख यहाँ पर आए हैं। साथ ही उनका कहना है कि जो फरीदकोट में हुआ है उनमें जो पुलिस वालों ने 2 से शहीद हुए उनके ओर से हत्या का मामला दर्ज किया जाए। साथ ही उन्होंने बादल पर आरोप लगाया कि बादल SGPC के माध्यम से अकाली तख्त की गद्दी का इस्तेमाल किया है। रमनजीत सिंह सिक्की के मामले में उनका कहना है कि उनको भावुक होकर इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही अकाली तख्त के द्वारा दिए जा रहे फैसलों पर उनका कहना है कि अभी भी यहाँ सब फैसले बदले जा रहे हैं
और अगला तख्त के फैसले बादलों के साथ हो रहे हैं। साथ ही उनकी पार्टी के बारे में जब सवाल किया गया तो तब उनका कहना था कि वह इस मामले में आज कुछ कहना नहीं चाहते। साथ ही पहले माफी देना और बाद में फैसले को वापस लेना गलत है और ऐसा कभी नहीं हुआ। साथ ही जो माफी देने का फैसला है वह सिख मर्यादा के मुताबिक होना चाहिए। जो धरना है वह जायज है, हिंसक धरना देना यह गलत है और सरकार इसको रोकने में कामयाब नहीं हुई है और 20 साल पहले के हालात आज दोबारा दोहराने की कोशिश की जा रही है। साथ ही इस मौके पर हरि मंदिर साहिब में मत्था टेका और अमरिंदर सिंह ने लंगर भी खाया और शांति की अरदास की। इस मौके पर उनके साथ कई कांग्रेस के नेता मौजूद थे। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਈ ਹੈ ਉਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਉਸਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਫਿਰਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਚੱਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਰਤਾ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਐਲਏ ਸਿੱਕੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਉਹ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣਗੇ? ਸਿੱਕੀ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਭਾਵਿਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 1 ਤਰੀਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਥ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਥ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕੋਈ ਖੜਿਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਰੂਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਅਗਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਿੰਟ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਸਪੀ ਜੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਡਿਸਮਿਸਡ, ਉਹਦੇ ਤੇ 302 ਦਾ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਉਹ SHO ਕਲਾਰ, ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੇਸ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੈ? ਕਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪੂਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੌਦੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਯਾਰ ਛੋਟਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ? ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਥਰੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰੇ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੜਨਗੇ ਅਕਾਲੀ ਉੱਥੇ, ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਧਰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਧਰਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ।
लेकिन ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਉਸਦੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਐਮਐਲਏਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਵੋੱਚ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ? ਖਤਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ 1922 ਚ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਸੰਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਬਾਦਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ बस सारे इकट्ठे होके आए हैं कि मत्था टेकिया और अरदास कीती है पंजाब दी बेहतरी लई, अमन शांति लई। थैंक यू। अनफॉर्चुनेट हैगा और बाकी आस रखते हैं कि सुधर जाऊगा सारा कुछ। ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ਇਹ ਸਾਡੀ पंजाब दी कांग्रेस पार्टी वालों है जी। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? पठानकोट से हरदेव प्रिंस की रिपोर्ट। महोबा जनपद के कुलपहाड़ जूनियर डिवीजन की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तख्त टिप्पणी करने वाले देश के केंद्रीय वित्त मंत्री के बयान को काफी गंभीरता से लिया है। महोबा जनपद के कुलपहाड़ जूनियर डिवीजन की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तख्त टिप्पणी करने वाले देश के केंद्रीय वित्त मंत्री के बयान को काफी गंभीरता से लिया है। मजिस्ट्रेट ने इसे देशद्रोही मानते हुए अदालत में केस नंबर 328-15 में आईपीसी 124A और आईपीसी 505 के तहत अरुण जेटली को तलब किया है। साथ ही वित्त मंत्री को सम्मन जारी करते हुए उन्हें 19 नवंबर को अदालत में पेश होने का सम्मन भी जारी किया है। गौरतलब है कि इस अदालत में गैंगरेप के मामले में बयान देने वाले सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति पर 2 दिन पहले अपना एक फैसला सुनाया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जजों की नियुक्ति पर राजनीतिक दखल न हो। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा होने से संवैधानिक व्यवस्था खराब हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने एक ब्लॉग में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लोकतंत्र की मूल धारणा पर कुठाराघात करने वाला है। कुल मिलाकर वित्त मंत्री ने अपनी बात में सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर ही उंगली उठाई है। सोमवार को महोबा जनपद के कुलपहाड़ सिविल जज जूनियर डिवीजन अंकित गोयल ने वित्त मंत्री की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर की गई टिप्पणी को खासा गंभीरता से लिया। चूँकि अदालत को न्यायिक मजिस्ट्रेट का भी अधिकार प्राप्त है, इसलिए मजिस्ट्रेट ने तत्काल पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज किया। मजिस्ट्रेट ने अरुण जेटली के खिलाफ आईपीसी की धारा 124A और 505 का मामला दर्ज किया गया है। साथ ही मजिस्ट्रेट अंकित गोयल ने वित्त मंत्री को सम्मन जारी करते हुए आदेश किया कि वह 19 नवंबर को कोर्ट में हाजिर हों। हालांकि अरुण जेटली खुद भी सुप्रीम कोर्ट के नामी गिरामी वकीलों में से एक हैं। अब देखना यह है कि वह महोबा कोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज किए गए मामलों को खुद ही लड़ते हैं या फिर किसी वकील को वकालतनामा लगवाते हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक दलों के उन नेताओं में खासा हड़कंप मचा हुआ है जो हर मौके पर अपने बेतुके बयानों के लिए चर्चित रहते हैं। गौरतलब है कि कुलपहाड़ की इसी अदालत ने ही कुछ महीने पहले सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह के खिलाफ भी एक परिवाद दर्ज किया था। उस समय मुलायम सिंह ने गैंग रेप पीड़ितों के खिलाफ टिप्पणी की थी। इस मामले में मुलायम सिंह को 9 नवंबर को हाजिर होना है। खैर, जज अंकित गोयल द्वारा भाजपा के वित्त मंत्री के बयान को स्वतः संज्ञान लेने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हड़कंप मचा हुआ है। जज ने उनके बयान को देशद्रोह माना है। आज जो है यहाँ की जो स्थानीय अदालत है, न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित गोयल जी की अदालत से एक आदेश आया है। उन्होंने सीआरपीसी की धारा 190 के उपबंधों के तहत संज्ञान लिया है। जो वित्त मंत्री हैं भारत सरकार के अरुण जेटली, उन्होंने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का जो मसला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था उसको लेके जो है टीका टिप्पणी की थी, तो उसका राष्ट्रीय सहारा और हिंदुस्तान अखबार में समाचार प्रकाशित हुआ था और कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी उन्होंने देखा। तो जज साहब ने एक आदेश किया है कि मैंने 190
सीआरपीसी की धाराओं के तहत संज्ञान लेके और अरविंद जेटली साहब को उन्होंने 19 तारीख को तलब किया है और ये कह के तलब किया है कि आपने जो है न्यायिक आयोग के संबंध में जो वक्तव्य दिया है उससे राष्ट्रद्रोही बनता है। और उन्होंने आईपीसी की धारा 124 ए और 505 के तहत कार्रवाई करते हुए उनको नोटिस जारी किया है। जवाब दें। जज साहब का मानना यह है कि अरविंद जेटली जी का जो वक्तव्य है वो भारत की संप्रभुता को खतरा पैदा करता है, राष्ट्रद्रोही की श्रेणी में आता है और एक चुने हुए व्यक्ति को न्यायपालिका पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि अरविंद जेटली साहब ने ये कहा है कि जो लोग चुन के नहीं आए हैं उन्हें संसद के विरुद्ध बोलने का अधिकार नहीं है, ऐसा कुछ संज्ञान में अखबार में आया था, उसी को लेकर उन्होंने कार्रवाई की है। तो ये 124 ए और 505 जो आईपीसी की धारा है उसके तहत तलब किया है और अब अरविंद जेटली जी आएंगे न्यायालय में और अपना पक्ष दाखिल करेंगे। भाई भारत के अंदर कोई भी अगर गलत वक्तव्य देगा न्यायपालिका के विरुद्ध तो उसी के संबंध में है जो न्यायालय ने मतलब अरुण जेटली को तलब किया है। सेक्शन है जो 124 ए 505 आईपीसी के अंतर्गत तलब किया है। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा। हाँ, राष्ट्रद्रोह, क्योंकि आपने है जो पेपर में अखबारों में है जो वक्तव्य दिया है उसको संज्ञान में लेते हुए तलब किया गया है। कौन सा ऐसा बयान है जिसको राष्ट्रद्रोह के मामले से जोड़ा जा रहा है जज द्वारा? भाई जो न्यायिक आयोग माननीय उच्चतम न्यायालय है वहाँ न्यायिक अधिकारियों का गठन हुआ है। किसी कानून के संबंध में उसकी मतलब मर्यादा के विरुद्ध बोलना, निरंकुशता कहना उच्चतम न्यायालय को, तो इसी के वक्तव्य लेकर के है जो माननीय न्यायालय ने तलब किया है। ये अपना स्पष्टीकरण दें और उनके विरुद्ध नोटिस जारी किया गया है। किस तारीख को तलब किया गया है? ये आज आदेश हुआ है भारत 19/11/2015 को अदालत में उपस्थित होकर के अपने स्पष्टीकरण दें। महोबा से इसराइल। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।